कल मुझे इंडिया के एक प्रोग्राम में बुलाया था, बहुत अच्छे लोग हैं। तो शाम को उनका एक माजरत का फोन आ गया कि आपको मतलब वो बहुत ही बेचारे तरद्दुद कर रहे थे कि वो जो उनमें से एक पार्टिसिपेंट थी, एक जर्नलिस्ट हैं, कहते हैं कि उनको गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस आई हैं कि आप अपने प्रोग्राम में किसी पाकिस्तानी को ना बुलाएं, और वो कहते हैं कि बुलाया तो वो पहले ही उसको प्रेशराइज किया हुआ, उसके मियाँ की नौकरी चली जाएगी। तो ये तो हालात इस वक्त ये चल रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं आप सब लोगों से आपकी गुफ्तगू में मैं इंटरप्ट नहीं करना चाहता, लेकिन एक सवाल उठ रहा है आप तीनों की बात से कि आप वॉर की कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, आप स्टैंड ऑफ की कॉस्ट कैलकुलेट वो भी की है आपने कि अगर ये स्टैंड ऑफ रहता है, जो कि हमारे ख्याल में अब ये रहेगा 6 महीने साल, आई डोंट नो, लेकिन फॉर अ फोर्सिएबल फ्यूचर अब ये स्टैंड ऑफ फौजें तो आमने सामने खड़ी रहेंगी। आज हमें पता एग्जैक्टली जो इमरान खान का जिक्र आप सुनते परेशान हो गए, आपके जनरल साहब जो हैं वो परेशान नहीं होंगे, वो अब तो मेरे ख्याल में हाथ मिला लेंगे। आप ना परेशान हो, मैं यही कह रहा था कि सेम सर वॉर, आप जरा समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। द कॉस्ट ऑफ वॉर उस वक्त भी ये थी जो 4 साल पहले थी, जो अभी जारहियत आज हो रही है वो 4 साल से अभी तक उसका कोई इजलास पहले भी नहीं हुआ था। ये कोई आज पहली दफा नहीं वो अभी जारहियत करने जा रहे। जब डैम बने थे तब आपने क्यों नहीं रोका था सर? जो किशन गंगा डैम बना हुआ था और उससे पहले जो डैम बना हुआ था उस वक्त आपने आवाज नहीं उठाई। आप बैठे हुए थे वहां पर, आपने उस वक्त आवाज नहीं उठाई। अब हम आवाज उठा रहे हैं तो आप रोक रहे थे। हमारी सुनता कौन था? नहीं, आप मेरी नहीं सुनते तो आप किसी की क्या सुनेंगे? नहीं, आपकी तो आप यहाँ पर सुने ना, मैं यही बात कर रहा था कि कॉस्ट ऑफ वॉर के ऊपर इमरान खान ने बताया था कि इंडियंस को बताया था कि देखो मुदवता जो है वो फाशिज्म है। अच्छा, अब अगर आप फाशिस्ट अप्रोच को कह लें या इसको आप हिंदुत्वता कह लें, इसको आरएसएस कह लें, जो कुछ कह लें, मैं इसको हिंदुत्वता या मुदवता सेंट्रिक भी नहीं कह रहा, पॉलिटिकल सेंट्रिक भी नहीं कह रहा। आप मेरी बात तो समझे। ये वही जंग है जो मैंने आपको बताया था मार्गरेट थैचर के जमाने में और अमेरिका के जमाने, अमेरिका था, ब्रिटेन था, सऊदिया था, और उसने मिलकर ज़ियाउल हक को आगे खड़ा किया था। आज उसने मोदी को आगे खड़ा कर दिया। मोदी क्यों चाहेगा कि बने बनाए इंडिया को, जो अब कुछ 650 बिलियन तक पहुंचा है, और 90। अच्छा अब देखें, अब आप अच्छा नहीं, आप इस तरह एनालिसिस नहीं करेंगे। मैं असल में डॉक्टर चौहान से सवाल इसलिए कर रहा था कि 4 वीक उन्होंने बता दिया कि 4 वीक, मुझे नहीं लगता कि इनके दोनों के पास इतना है। और जिस तरीके से चलेंगे डॉक्टर साहब, मैं तो सिर्फ अजीत देवल, सर अजीत देवल और जयशंकर जिस तरीके से चल रहे हैं, जयशंकर जो है वो बैकडोर डिप्लोमेसी भी चल रहे हैं। अच्छा, जयशंकर ने ये कहा कि वो चाइना को तकरीबन 90,000 लोग उन्होंने भेजे हैं और बिजनेस में भी वो ले रहे हैं और इंपोर्ट्स भी मंगवा रहे हैं। सोचे कि जयशंकर भी जंग के हक में नहीं है। मैं आपको हैरानगी की बात बता रहा हूं, और अजीत देवल भी जंग के हक में नहीं है। अच्छा, मोदी क्यों प्रेशराइज है, इसको कैलकुलेट करना है आपने। एग्जैक्टली, ये मैं जानता हूँ। I just want to add in something here. डॉक्टर आयमा के पास चले जाएं। मैं आपको ये कह रहा हूं, जब आपके पास देखें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाएगी और पूरी मईशत, लोकल इकोनॉमी जो है, यानी डोमेस्टिक इकोनॉमी भी खराब होगी। मेरी बात सुने, पहले ज़ियाउल हक से सोवियत यूनियन बर्बाद करवाया, इस दफा मोदी से सिर्फ चाइना बर्बाद करवाना चाह रहे हैं। आप इसको क्यों हेडलाइन बनाना चाहते हैं? ये बात तो डॉक्टर साहब हो गई रजिस्टर। डॉक्टर नहीं हुई ना रजिस्टर, मैं 3 दिन से रजिस्टर करवा रहा हूँ। मैं जो रजिस्टर करवाना चाह रहा हूँ, आप इसके वो बता दें, लिंक्स बताएं, तो बताएं, लिंक्स बताएं कि हाउ इज इट डिस्ट्रॉइंग चाइना। इट्स इंटरेस्टिंग पॉइंट। सवाल सुन ले। सवाल ये है कि वॉर की कॉस्ट जीबी की कैलकुलेट हो तरफ रही है, गिलगित बल्तिस्तान से सामने जो है वॉर की कॉस्ट कैलकुलेट हो रही है, वो तो जब होगी उसका तो आपने हिसाब लगा लिया। स्टैंड ऑफ अगर रहता है तो पाकिस्तान में तो पहले ही डायरेक्ट कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है। 3 साल से 4 साल से हालात है, इंडिया में तो आ रही है। तो ये स्टैंड ऑफ जब हो जाएगा तो इंडिया की इकोनॉमी उससे कैसे अफेक्ट होगी, ये जरा इसके ऊपर जरा सोच के बताइए कि खाली स्टैंड ऑफ में कैसे इन्वेस्ट अफेक्ट। मैं बताती हूँ, देखिए 1947 से आज तक पाकिस्तान का जो फेडरल बजट है, जो हमारा, जो हर कंट्री का हर साल बनता है, उसमें सबसे बड़ा प्रोपोर्शन हमारी आर्मी को जाता है। और आर्मी का सबसे बड़ा स्टैंड इन पाकिस्तान क्या है कि वी आर डिफेंडिंग द कंट्री अगेंस्ट India, because India is our biggest rival, and same happens with India. They are investing a huge part of their budget cost on
on military, right? और military की जो market है वो किसकी चमकती है सबसे ज़्यादा? US की, because US makes all these ammunitions, these planes, etc. So they need demand. It makes pure, this is not a political question, this is a pure economic and maths ka question. This is an equation, because this entire thing is a simple equation. Demand and supply ka जिस हम function बनाते हैं ना, this is an economic function of demand and supply. We need to understand which countries gain the most from this demand, जो Middle East में है, from this demand which is in the subcontinent. डॉक्टर आयमा इसमें ऐड करें कि यू फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली जंग शुरू हो जाती है, अभी तो $100 बिलियन मोदी लेकर आया, ठीक? मुझे ये बताएं, जंग शुरू हो जाती है तो सऊदीया मुसलसल एड करेगा, तो वो कितनी करेगा? यूएई एड करेगा तो ऑफ कोर्स इंडिया को करेगा। नहीं, एक सेकंड मैं आपको बताती हूँ, ये it doesn't matter which country is aiding which country. The thing here to be understood by both India and Pakistan is because since 1947 both the countries are heavily investing on army, on military, on defending their country. Defense budget दोनों का सबसे ज्यादा है, पाकिस्तान का तो 1-2% भी education budget नहीं है. So the amount Pakistan has lost since independence till now in terms of education, free schooling, free university, college education, vocational training, skilled people is tremendous. It's it's an exponential figure in millions. It's not even in millions or trillions. It's an exponential figure. With these tensions exceeding the limit, एक threshold limit होती है जिसपे तो चलो in equilibrium हम खर्च कर ही रहे हैं, वो circularity है, हर साल होता है. With these escalating things, जिस तरह जनरल ज़ा को पहले लगाया, अब मिस्टर मोदी को लगा दिया है, ये बना रहे, तो इससे ये है कि दोनों मुल्कों का ध्यान बाकी चीजों से हटके वॉर के ऊपर दोबारा आ जाएगा. इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में तो आती ही नहीं है. इंडिया हैज नो टू लूज. एक सेकंड, नहीं, बाकी चीजों से, इकोनॉमिक एक्सपेंशन से इंडिया का ध्यान हट गया, टैरिफ से, अमेरिका से और वो खरीदेंगे जहाज, एम्यूनिशन, वेपन्स खरीदेंगे, एंड एट द सेम टाइम जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स आना है इंडिया में, उसको भी पीछे डिटर कर देंगे. सो in order to keep their might, the bigger economies want to keep their might. In order to keep that might, they're deteriorating the focus of all these other economies, which are a future threat. So, एक तो tariff लगाना was one of the weapons that has been used by the US. There are other ways that they're deterring the focus of economic growth and deterring how they can be more economic powers in the world. And one of the things, अब China भी कहाँ invest करेगा? इंडिया में करेगा, पाकिस्तान में करेगा, चाइना को भी उन्होंने, अभी मैं सुबह ही वो आर्टिकल पढ़ी थी, they've gone and they put a flag on the coral reefs in the South China Sea because ये भी हमारा है. So every country is guarding their boundaries because every country has this threat कि अब अगर war हुई तो क्या होगा. China has to stay alert कि अगर पाकिस्तान इंडिया में अगर war हुई तो what is going to be our stance, and that happens in the entire Gulf region. So the cost of war, Pakistan has paid a huge cost of war since independence, and so has India, but they've played it better because they have more skilled labor, they have more education, etc. and Pakistan doesn't. और पाकिस्तान आर्मी भी इसी वजह से इतनी तगड़ी हुई पाकिस्तान में बैठी. पूरा पाकिस्तान तो DHS बन गए कि हम आपकी सरहदों को संभालते हैं. अगर इंडिया का थ्रेट ना हो तो कौन सी सरहद को संभालेंगे? Why will the whole country be DHS and army?